प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के माध्यम से ये देखना बताऊंगा कि किस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि एक जातक या जातिका का विवाह होगा या नहीं। अगर आप भी विवाह के लिए प्रयासरत हैं, अधिक उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी विवाह की स्थिति नहीं बन पा रही, तो आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण विवाह नहीं हो पाता। पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी और एक विशेष सूत्र बता रहा हूं। उसे आप किसी कुंडली में लागू कीजिए, आप देखेंगे कि जिनका विवाह नहीं होता है वहां पर आप इन सूत्रों को लगाकर अवश्य देख पाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने एक वीडियो दी थी आपको कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार के ग्रह योग के कारण व्यक्ति का विवाह हो जाने के बाद विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती है, उसके मन में आत्महत्या के ख्याल आते हैं या इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। उसमें ही कुछ दर्शकों का जो प्रश्न था वो इस प्रकार का है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये कैसे पता करना है, विवाह होगा या नहीं ये कैसे पता करना है। तो उससे जुड़ी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक एक करके आप जैसे जैसे कहेंगे मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। आज जानकारी है विवाह होगा या नहीं, किस प्रकार चेक करना है। देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि विवाह तो सभी का होता है, तो ये बात आज के समय पर पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्योंकि आज एक बड़ा वर्ग ऐसा है, वो लड़का और लड़की दोनों में ही है, जो आपको ये कहते नजर आएंगे या फिर जो ये बोलेंगे कि हमारा विवाह नहीं हुआ या हमने विवाह नहीं किया। या कुछ ऐसे ऐसे होंगे जो विवाह के लिए प्रयासरत तो होंगे लेकिन फिर भी उनका विवाह नहीं हो पाया। तो आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं, किस प्रकार की ग्रह अवस्था होती है जिनके कारण विवाह नहीं हो पाता, आज मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए। सबसे पहले देखिए, लग्न कुंडली से विचार कीजिए। लग्न कुंडली आप जानते ही है। देखिए, मैं आपको एक सामान्य ये चार्ट बता देता हूं हर बारी। इसमें जो सप्तम भाव जहां पर लिखा हुआ है वही भाव विवाह का होता है। उसी भाव से विवाह का विचार होता है। आप लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो आप, लेकिन सप्तम भाव से ही विवाह का विचार होगा। जीवन साथी का विचार, विवाह होने का विचार यहीं से होगा। अब आप ये देखते हैं कि सप्तम का जो स्वामी है ये कुंडली में पीड़ित स्थिति में है। सप्तम का स्वामी यानी यहाँ जो भी अंक लिखा है उसका स्वामी, उस राशि का स्वामी कुंडली में पीड़ित या नकारात्मक स्थिति में हो, नीच आदि राशियों में हो, तो ऐसी अवस्था में विवाह के लिए खराब स्थिति उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक और मैंने आपको सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली के त्रिक भावों में, त्रिक भाव यानी कुंडली का षष्टम भाव, ये जो आप दिख रहे हैं छठा भाव इसे कहते हैं, अष्टम भाव आठवां भाव और ये द्वादश भाव यानी 12वां भाव, ये जो तीन भाव है इन्हें त्रिक भाव कहा जाता है। इन तीनों भावों में अगर गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह बैठे हो, साथ में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इन तीन ही भावों में हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह होने में भी समस्या आती है। और कई बार तो ये भी देखा गया है विवाह हो जाए तो भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए आप इतना विचार कीजिए कि कहीं इन तीन भावों में गुरु तो नहीं, शुक्र तो नहीं, ये दोनों ग्रह हुए तो खराबी वाली स्थिति है। या एक ग्रह इन तीन में से किसी भाव में है और एक ग्रह नीच राशि में है, यानी गुरु 10 के अंक पर है या शुक्र जो है वो 6 के अंक पर है। अगर ऐसी भी स्थिति बनती हो तो ये विवाह के लिए उतना अच्छा नहीं होता। ऐसे में रुकावटें, परेशानियां आती देखी गई है और ये स्थितियां कई बार विवाह न होने वाले प्रभाव को देती है। अब हालांकि ऐसी अवस्था में ये भी देखा गया है कि कई बार दशा आदि आ जाए, व्यक्ति ने विवाह कर लिया तो विवाह में परेशानी आ जाती है। यानी पहले तो विवाह हो जाए और हो जाए तो टिक, मतलब पहले तो होता नहीं और हो जाए तो टिकता नहीं, ये बात देखने को मिली है। बाकी ये तो एक सूत्र है, इसमें अन्य ग्रह अवस्था विशेषकर नवमांश कुंडली की भूमिका सबसे अधिक है। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि नवमांश कुंडली को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल देखना है। आप किसी विषय का चयन कीजिए, कोई भी विषय पर आपको जानना हो कुंडली के बारे में, नवमांश से ग्रहों की स्थिति का विचार अवश्य कर लीजिए। यहाँ तो बात विवाह की है, तो विवाह के लिए तो नवमांश कुंडली को अवश्य देखना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो नवमांश कुंडली में क्या देखना है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, सबसे प्रमुख तो नवमांश का लग्न ही है। नवमांश कुंडली में अगर लग्न, जो मैंने आपको 4 राशियां बताई थी, मिथुन, कन्या, वृश्चिक या मकर, इन 4 में से कोई राशि आपके नवमांश के लग्न में है तो ये स्थिति विवाह के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में विवाह होना न होना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। लगभग लगभग विवाह नहीं हो पाता और होता भी है तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है अधिकतर मामलों में। अब कुछ शुभ ग्रह, कुछ शुभ प्रभाव आ जाए तो अलग बात है। अन्यथा आप देखेंगे कि यहाँ पर नवमांश कन्या का हो तो खराब स्थिति होती है।
मिथुन का हो तो भी मतलब मिली जुली स्थिति या नेगेटिव स्थिति होती है। वृश्चिक में मारने मरने वाली बात है कि बिल्कुल या तो उस पार या उस पार, मतलब दोनों ही मतलब एक प्रकार से या तो बहुत बढ़िया चलेंगे या बहुत ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का विवाह भी ऐसा होता है कि इनको रिश्ता मतलब हाँ पसंद आ गया कोई रिश्ता, बस अब इसी से करना है, दूसरा फिर नहीं देखते, मतलब गट फीलिंग पे चलते हैं ऐसे लोग, तो वो बात आ जाती है। और मकर एक शनि की राशि, उदासीनता वाला प्रभाव है, इसीलिए ये स्थिति मतलब मिली जुली रहती है। अब साथ ही में ये हो जाए कि जो नवमांश के लग्न का स्वामी है वो नीच आदि राशि में हो जाए, नवमांश में ही कमजोर स्थिति में हो जाए, नवमांश में पीड़ित हो जाए, त्रिक भावों में हो जाए, तो ये खराब स्थिति है। नवमांश में गुरु और शुक्र दोनों त्रिक भाव में हो जाए या दोनों नीच राशि में हो जाए तो भी खराब स्थिति है। नवमांश का सप्तम का स्वामी अगर नीच राशि में हो जाए, नीच भंग न होता हो और किसी प्रकार से खराब स्थिति हो रही हो तो भी व्यक्ति को विवाह का सुख मिलने में परेशानी आती है, विवाह कई बार नहीं भी होता। अब इन सब सूत्र के साथ एक लग्न कुंडली का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, और जिससे जुड़े मैं आपको कुछ उदाहरण कुंडलियां बताऊंगा, क्योंकि लगातार जो अविवाहित वाली कुंडलियां हैं उनमें लगातार एक बात कॉमन देखने को मिली कि नवमांश तो वहां पर होता ही है, लेकिन लग्न कुंडली में भी एक सूत्र ये वाला लागू होता है कि जब भी जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य के बीच में, शुक्र और सूर्य के अंशों के बीच में जो डिग्री होती है ग्रहों की, उसमें सूर्य की डिग्री और शुक्र की डिग्री में अगर 40 डिग्री या 40 से अधिक डिग्री का अंतर होता है तो ऐसे में भी विवाह होने में बहुत परेशानियां आती है, विवाह कई बार नहीं होता है जब शुक्र और सूर्य के बीच में 40 से अधिक डिग्री का अंतर हो। अब ये कैसे देखना है डिग्री का अंतर, उसके लिए मैं आपको उदाहरण कुंडलियां बता रहा हूं, उसी में नवमांश बताने का भी प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप इस कुंडली को देखिए, मैंने यहाँ पर आपको सुविधा के लिए कम से कम ये जो कुंडली है उसमें आपको तारीख आदि तो बता ही दी है, समय बता दिया है, तो आप उससे बना भी सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले विचार कीजिए, लग्न कुंडली में सप्तम में राहु विराजित है। खैर राहु विवाह के लिए खराब तो नहीं होते, विवाह करवा देते हैं, लेकिन सप्तम का जो स्वामी है वो पंचम भाव में बुध की, मतलब बुध की स्थिति मंगल की राशि में है और एकदम 0 डिग्री पर है, मतलब करीबी अंश पर है, और ये अस्त भी है पूरी तरीके से। चलो ये तो ठीक है। मैंने दूसरा सूत्र आपको बताया अभी कि शुक्र और सूर्य के बीच की डिग्री, यहाँ पर शुक्र है 12 डिग्री पर, आपको दिख रहा हो या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 12 डिग्री पर शुक्र है। सूर्य 28 डिग्री क्रॉस कर चुका है, लगभग 29 के पास है, लेकिन 28 मान करके चलिए। अब 28 है तो क्या हुआ, ये भाव का पूरा 28 डिग्री, 28 तो ये भाव का हो गया। शुक्र 12 डिग्री पर है तो उस भाव का शुक्र को एक भाव में 30 डिग्री होती है, तो शुक्र अगर 12 तक आया है तो उसको 30 तक पहुंचने के लिए अभी 18 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो 18 इस भाव के, 28 इस भाव के, यानी ये 40 के बहुत ऊपर हो गया, 46 के लगभग हो गया। तो कहने का मतलब क्या निकला कि यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को विवाह में रुकावट आती है। आप आयु देख रहे हैं, ये लड़की की कुंडली वैसे 82 की आयु है, 82 का जन्म है, मतलब विवाह नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ आपको कुंडली सामने बता रही है। नवमांश में भी जैसे आप देख पाएंगे कि सप्तम लग्न का जो स्वामी है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कन्या लग्न बन गया पहले तो, चलो वो स्थिति खराब हुई। लग्न का स्वामी अष्टम में मंगल के साथ में है, खराब स्थिति। गुरु भी कुंडली के मतलब आप देख रहे हैं कि छठे भाव में चलेगा, जो सप्तम का स्वामी भी है, और गुली को सूर्य दोनों की दोनों यहाँ पर सप्तम भाव में है। तो मतलब सारी प्रकार से स्थितियां कमजोर या फिर नकारात्मक स्थिति दर्शा ही रही है। इसी से जुड़ी एक और कुंडली अगर आप देखना चाहे तो आप इस कुंडली को देखिए। ये पुरुष की कुंडली है, 72 का जन्म है, कन्या लग्न है, सप्तम का स्वामी है अपनी राशि के अंदर, शुक्र और गुरु आमने सामने है। लेकिन शुक्र और सूर्य की डिग्री का अंतर क्या देखिए आप, शुक्र 27 डिग्री पर है, सूर्य 13 डिग्री पर है, तो बीच में 30 डिग्री आ गया। 30 और 13 43 तो यही हो गया, और 3 इधर का भी, मतलब 46 डिग्री। यहाँ पर भी 46 डिग्री का अंतर है, जो कि विवाह में न होना, विवाह में बहुत अधिक रुकावटें होना या विवाह नहीं हो पाना, उस तरह की बातों को दर्शा रहा है। फिर आप इसमें नवमांश देखो, यहाँ भी बाय डिफॉल्ट कन्या नवमांश बन गया सप्तम में, यहाँ भी गुलिक आया है। गुलिक भी अच्छा प्रभाव नहीं देता, उस भाव के प्रभाव को खराब करने का कार्य करता है। तो ये भी आ गया, लग्न का स्वामी छठे में चले गया। गुरु जरूर भाग्य में है लेकिन सप्तम से कोई कनेक्शन नहीं, राहु का कोई कनेक्शन यहाँ बुध से नहीं, शुक्र का कोई कनेक्शन बुध से नहीं। राहु बुध ऐसे ग्रह है जो कनेक्शन अगर लगने से बना है, नवमांश के लगने से, तो कई बार विवाह करवा भी देते हैं, लेकिन यहाँ वो भी कनेक्शन नहीं बना, तो यहाँ इस जातक का विवाह भी नहीं हुआ। फिर एक और अगली कुंडली आप देखना चाहे तो देखिए, धनु लग्न है, सप्तम का स्वामी बुध कुंडली के अष्टम भाव में, चलिए वो तो यहाँ पर खराब हुआ ही है अष्टम में जाकर के। शुक्र कुंडली के छठे भाव में, गुरु यहाँ पर नीच राशि में है, तो गुरु यहाँ पर नीच राशि के हो गए, शुक्र यहाँ पर छठे भाव के हो गए, ये भी विवाह के लिए खराब। ऊपर से शुक्र और सूर्य के बीच में डिग्री का जो अंतर है ये भी 40 से बहुत अधिक है, यहाँ 30 डिग्री तो इस भाव का, यहाँ 11 ये हो गए, मतलब 41,
और 2 डिग्री पर ये तो मतलब 45 डिग्री लगभग, मतलब 43 डिग्री लगभग। तो मतलब 40 से अधिक डिग्री होती है तो एक प्रकार से परेशानी है। और देखिए कमाल की बात, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर भी कन्या ही नवमांश बना है। कन्या नवमांश को तो बहुत ही खराब माना है विवाह के लिए, क्योंकि ये छठे भाव की राशि है। कन्या राशि कुंडली के छठे भाव की राशि। छठा भाव आप जानते हैं कि ये जो भाव है, ये भाव आपके मतलब मतलब विवाह से विच्छेद का, विवाह से दूरी का, कोर्ट कचहरी मुकदमों का होता है। तो ये विवाह को कैसे अच्छा प्रभाव देगा। बंजर राशि मानी गई है तो उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं आता फिर मतलब यहाँ लग्न के अंदर। फिर अब लग्न का स्वामी नीच राशि के अंदर है, सप्तम से उच्च राशि में, लेकिन सूर्य मंगल जैसे ग्रहों के साथ में। तो यानी कहने की बात है कि तीनों कुंडली आपने देखी और तीनों कुंडली में आपने देखा कि सूर्य शुक्र की डिग्री का अंतर, अन्य जो योग बताए वो मैंने आपको बताए, साथ में नवमांश के अंदर भी इस तरह का नवमांश जो खराब प्रभाव है, नवमांश की स्थिति खराब। तो ये सारे योग क्या दर्शा रहे हैं कि विवाह का जो प्रभाव है वो यहाँ नहीं मिल पाया। तीनों ही कुंडली के अंदर विवाह नहीं हुआ। कारण कुछ भी रहे हो, कैसी भी स्थितियां रही हो, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। प्रमुखता वाली बात है। यहाँ पर 2 कुंडलियां तो लड़कियों की थी, मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते कि मतलब चलो ये तो आज का समय हो गया कि लड़कियां विवाह न करें, लेकिन ये तो पूर्व की बात थी। एक 82 की भी कुंडली थी लड़की की। तो मतलब कहने की बात बस इतनी है कि कुंडली में योग होते हैं तो फिर प्रभाव बदलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ बार कुछ ग्रह अवस्था ऐसी है जिनको बलवान करके, जिनको मजबूत करके विवाह के लिए हम स्थिति का चयन कर सकते हैं। लेकिन वैसी अवस्था में जैसे खराब योग बने हैं, तो वैसी स्थिति में जरूरी ये हो जाएगा कि आपको फिर कुंडली का मिलान उस प्रकार से करना पड़ेगा ताकि स्थिति मैनेज हो जाए, कोई खराबी दोनों को ना आए। बाकी यहाँ प्रमुखता वाली बात इतनी है कि इस तरह के योग में परेशानी आती है। देखिए सूर्य शुक्र की डिग्री का अंतर तो बहुत सारी कुंडली मिल जाएगा, वहां विवाह भी हुआ होगा, लेकिन नवमांश की स्थिति का मिलान भी आपको करना है। और क्योंकि अब सूर्य शुक्र अगर 40 से अधिक डिग्री का प्रभाव भी हम देखें, अगर मान लीजिए किसी समय पर 6-8 दिन के लिए भी रहे, तो 6-8 दिन में भी अगर जिन लोगों का जन्म हुआ, जिन जातक जातिकाओं का जन्म हुआ, जरूरी नहीं उन सभी का विवाह ना हो, और ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन ये बात तो है कि नवमांश कुछ समय के लिए खराब आएगा। कुल कुल मतलब 8-10 मिनट के लिए नवमांश खराब आएगा 2-3 घंटे के अंदर। तो वैसी स्थिति के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि वो 8-9 मिनट में जन्म बिल्कुल ऐसा प्रभाव दे सकता है। तो इसीलिए आपको इस तरह का विचार करना है कि कुंडली में किस तरह के योग है। जो मैंने बताया अगर उस तरह के है तो विवाह के लिए खराब है। फिर जो मैंने 4 राशियां बताई थी नवमांश में, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कन्या या मिथुन राशि, इन राशियों में इसी प्रकार के ग्रह हो, यानी बुध बैठा हो, केतु हो या शनि हो, इस तरह के ग्रह हो, शुक्र से राहु से इनका कोई कनेक्शन नहीं आता हो, नवमांश के लग्न का, लग्नेश का शुक्र राहु से कनेक्शन न हो, तो ये अवस्थाएं भी विवाह के लिए खराब, विवाह नहीं करवाने देती या विवाह नहीं हो पाता इसी स्थिति के अंदर। तो ये कुछ जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं, आप इन्हें मिलाइए। और आपके पास भी इस तरह की कुंडलियां होंगी जिनमें विवाह नहीं हुआ होगा, तो उनमें मिलाकर देखिए, या अगर आपकी कुंडली में है, किसी कुंडली में है, तो देखिए क्या उस तरह का प्रभाव मिला। और कुछ विरोधाभासी कुंडली हो, मतलब जिनमें विवाह हो चुका हो, ये योग तो मिल रहे हैं लेकिन विवाह विवाह हो चुका हो, तो वो भी आप कमेंट करें ताकि वो रिसर्च में काम भी आए और उसमें मैं कुछ उसके बारे में आपको बता सकूं। बाकी किस विषय पर आपको आगे जानकारी देखना है, किस विषय में आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं शीघ्र ही उस पर भी आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।